हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे क्लाइमेट डिजास्टर्स फेस किए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के फ्लड्स हों या फिर यूरोप के हॉटेस्ट समर्स। इसी कॉन्टेक्स्ट में ग्रुप लीडर्स या फिर आप बोल सकते हो वर्ल्ड लेवल पे सारे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो मिले हैं ये डिस्कस करने के लिए कि इस क्लाइमेट इमरजेंसी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आज हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी आज की जो अप्रोच रहने वाली है वो ये रहेगी कि इस पूरे टॉपिक की जो अप्रोच रहने वाली है वो ये है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पूरा COP27 का जो मुद्दा है ये न्यूज़ में क्यों था। ठीक है जी, उसके बाद हम जानेंगे कि COP कहाँ से और कब आया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो जन्म है या फिर आप बोल सकते हो कब से और कैसे शुरू हुआ। राइट, पोस्ट दैट साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि COP27 जो कि इजिप्ट में चल रहा है 6 से 18 नवंबर तक जो चल रहा है उसमें क्या मेजर की फाइंडिंग्स हैं। राइट, और आपको पता है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा हमारा पूरा नहीं हो सकता जब तक हम उस पर इंडिया का स्टैंड, इनिशिएटिव और पर्सपेक्टिव ना जान लें। तो हम ये भी जानेंगे कि इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव या फिर वी विल ऑल्सो लर्न सर्टेन सोल्यूशंस रिगार्डिंग द सेम। शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि COP27 जो है वो चल रहा है। COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 27th सेशन इजिप्ट में चल रहा है जहां पर सारे वर्ल्ड लीडर्स मिले हैं। अब ये समझने के लिए कि COP क्या है हमें जो है थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का क्या मतलब होता है और ये पूरा क्या मुद्दा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समझने के लिए आपको UNFCCC समझना पड़ेगा और उसको समझने के लिए आपको UNEP और WMO या फिर आपको IPCC समझना पड़ेगा। ठीक है जी, अगले 5 मिनट में आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आपको ये पूरा मुद्दा क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी के साथ जो कि है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। हमें पता है कि ये ग्लोबली सबसे बड़ी बॉडी है एनवायरमेंटल इश्यूज केटर करने के लिए। राइट, जो कि 1972 में बना था। अब UNEP ने ये सोचा कि हमें एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो कि क्लाइमेट चेंजेस पर रिपोर्ट्स लेके आ सके। राइट, तो UNEP ने WMO विच इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक बॉडी बनाई जिस बॉडी को आज हम जानते हैं IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। राइट, ये जो बॉडी है ये एक नॉन साइंटिफिक बॉडी है। इसका मतलब ये है कि ये ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है कि अलग अलग देशों के साइंटिस्ट से बोलती है कि आपके देश में जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उस पर आप रिपोर्ट बनाइए और वो रिपोर्ट हमें सेंड करिए। अब सारी जब रिपोर्ट्स आ जाती हैं उनको इकट्ठा करके उनके बेसिस पर ये एक फाइनल रिपोर्ट बनाती हैं जिस रिपोर्ट को हम बोलते हैं असेसमेंट रिपोर्ट। राइट, तो आपको ये याद रखना है कि असेसमेंट रिपोर्ट या फिर AR जो है इज रिलेटेड टू IPCC। ठीक है जी, अब इस AR या फिर असेसमेंट रिपोर्ट जो ये पहली बार आई थी, फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट जब आई थी, लेट मी जस्ट शो यू दिस। असेसमेंट रिपोर्ट्स हमारी आने लगी। राइट, और जो पहली असेसमेंट रिपोर्ट आई थी उस असेसमेंट रिपोर्ट ने ये बोला कि क्लाइमेट चेंज टैकल करने की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता या ज़रूरत है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट कंडक्ट किया जिसको हम फेमसली रियो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। राइट, या फिर UNCED के नाम से भी जानते हैं, विच इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब इस पूरे समिट के जो कि 1992 में हुआ था, इस पूरे समिट के कुछ आउटकम्स थे। सबसे पहला आउटकम था एजेंडा 21। एजेंडा 21 बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था या फिर लाया गया था और ये एक नॉन बाइंडिंग बेसिकली अग्रीमेंट था। राइट, उसके बाद रियो डिक्लेरेशन और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी इसमें बताए गए। उसके साथ साथ CBD मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी इसका एक आउटकम था, इस रियो अर्थ समिट का एक आउटकम था। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है CBD किसका आउटकम है, तो रियो अर्थ समिट का ये आउटकम है। राइट, CBD किस लिए बनाया गया था, ताकि जितने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उनको हम कंजर्व कर सके और जितने भी हमारे पास जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनसे हमें जो भी फायदा हो रहा है उनको हम फेयरली और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। राइट, आफ्टर दैट वी हैव UNCCD जो कि रियो का एक और आउटकम था। मतलब यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन या फिर मरुस्थलीकरण, राइट। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है UNFCCC, जो कि आज के हमारे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UNFCCC से ही निकला है हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COPs, राइट। तो UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिससे बेसिकली हमारे COPs होना शुरू हुए हैं। UNFCCC से ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होना शुरू हुए हैं, ठीक है जी। तो अब आपको ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका आई एम श्योर समझ आ गया होगा, सारे कनेक्शन समझ आ गए होंगे सारी बॉडीज के बीच में, राइट। तो जो पहला समिट हुआ था COP का या फिर पहला सेशन हुआ था वो बर्लिन में हुआ था 1995 में, जर्मनी में, राइट। उसके बाद जो एक और सेशन आपको याद रखना है वो है COP26, जो कि पिछले साल हुआ था और काफी न्यूज में रहा था इंडियन पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि हमने वहां पर 5 प्रोमिसेस किए थे जो कि बहुत बड़े प्रोमिसेस थे कि हमें आने वाले सालों में क्या कुछ अचीव करना है, कब तक हमें नेट जीरो बनना है वगैरह वगैरह, जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पर आपको ये दोनों चीजें जरूर याद रखनी है। COP1 which was conducted in और which was held in Berlin, and COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ, ठीक है, जो कि ग्लासगो में हुआ, ग्लासगो UK, यूनाइटेड किंगडम्स, राइट। उसके बाद अब हम क्योंकि COP का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ चुके हैं, COP1 देख चुके हैं, COP26 देख चुके हैं, अब बात करते हैं जो अभी प्रेजेंटली मीटिंग चल रही है 6 से 18 नवंबर के बीच में, जिसको हमने COP27 बोला है। इसके कुछ की फाइंडिंग्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जिक्र हुआ है ग्लोबल वार्मिंग का, और इसके की फाइंडिंग्स ने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस को टच कर चुकी है, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं हम फेस करने लग रहे हैं पूरे, अगर हम ग्लोब की बात करें तो। देन थर्ड जो फाइंडिंग है दैट इज 2.8 डिग्रीज बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ये इन्होंने प्रेडिक्ट किया है। अगर आपको याद हो तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हम लेके आए थे 2015 में, जिसको हम फेमसली पेरिस अग्रीमेंट बोलते हैं, जहां पर हमने ये प्रॉमिस किया था एज अ ग्लोबल कम्युनिटी, हमने ये सोचा था दैट वी विल कीप द टेम्परेचर राइज वेल बिलो, या फिर जो मीन एक टेम्परेचर राइज है, वी विल कीप इट वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल। बट मुझे नहीं लगता कि वो हम अचीव करने के रास्ते पे हैं। हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा अभी भी ताकि हम उसको अचीव कर सकें, ठीक है जी। उसके बाद जो एक और सबसे बड़ा एजेंडा था इस बार के COP26 का, वो था लॉस एंड डैमेज। आप सभी को पता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, या फिर वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हैं उनकी वजह से, राइट। इफ़ यू कंपेयर इट विद द डेवलप्ड कंट्रीज जैसे US, कनाडा वगैरह हुआ, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ये कहती हैं डेवलप्ड कंट्रीज को कि आप हमें कॉम्पनसेट करिए, क्योंकि देखिए पोल्यूट तो आप कर रहे हैं और फेस हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो आप हमें कॉम्पनसेट करिए। ये कॉम्पनसेशन की बात एक बार पहले भी की गई थी COP17 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 में, जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज ने ये प्रॉमिस किया था कि वो हर साल डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन देने वाले हैं। हालांकि वो प्रॉमिस अचीव नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है, और अभी भी हमें ये देखना है कि ये किस तरीके से ये प्रॉमिसेस अचीव होते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब ये हमें समझ आ गया है कि क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा हो रहा है या फिर कितना एक्सट्रीम चीज़ों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हम इसको टैकल कैसे कर सकते हैं। टैकल करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा इस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रही हैं या फिर पोल्यूट कर रही हैं, राइट। उसके लिए मैं आपको G20 कंट्रीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। G20 कंट्रीज़ इज अ ग्रुप ऑफ कंट्री विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 70% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन, और इसमें से भी 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं when it comes to carbon emission. First is United States, second is Canada. US और कनाडा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि इन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं जिनकी वजह से अगर आप US की बात करो तो उनका जो पर कैपिटा या फिर आप बोल सकते हो जो कार्बन एमिशंस है वो कम हुआ है फ्रॉम 20 to 14.6 टन्स, बट फिर भी इट इज़ द हाईएस्ट एमिशंस, राइट। उसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी कमिटमेंट्स करी हैं कि वो नेट जीरो अचीव कर लेंगे बाय 2060, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया के क्या कमिटमेंट्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया COP26 काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रही है पिछले साल, जिसमें हमने 5 वादे करे थे, 5 हमने प्रोमिस किए थे, जिनको हमने फेमसली पंचामृत का नाम दिया था, ठीक है जी। फर्स्ट जो हमने प्रॉमिस किया था वो ये किया था कि वी विल रीच नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय
2030 2030 तक हम जो है 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी अचीव कर लेंगे। उसके बाद हम जो सेकंड प्रॉमिस था वो ये था कि जितना भी हमारा एनर्जी कंजम्पशन है उसका 50% एनर्जी कंजम्पशन हम रिन्यूएबल सोर्सेज से करना शुरू कर देंगे 2030 के बाद। ठीक है जी। उसके बाद वी ऑल्सो प्रॉमिस्ड कि हम अपना कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस करेंगे 1 बिलियन, या आप बोल सकते हो कार्बन एमिशंस को हम रिड्यूस करेंगे 2030 तक। उसके बाद कार्बन इंटेंसिटी को भी हमने रिड्यूस करने की बात कही 45% तक। ठीक है, जितना भी प्रेजेंटली है 2030 के बाद, राइट। उसके बाद हमने नेट जीरो कंट्री हम बन जाएंगे 2070 तक। ये 5 प्रोमिसेस हमने COP26 में किए थे, राइट। अब बात कर लेते हैं सोल्यूशंस की। सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्लाइमेट चेंज को या फिर इस पूरे प्रॉब्लम को टैकल करने का हमारे पास फर्स्ट जो एक पोटेंशियल सोल्यूशन है वो है हाइड्रोजन का यूज करना। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक अच्छा सब्सटीट्यूट है बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स का। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत सारे कंट्रीज का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज का भी, EU का या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली दे हैव व्हाट एग्जैक्टली दे डिड, EU टू फेज आउट न्यू कम्बशन इंजन कार्स बाय 2035। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिनसे जो हम भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी एक वर्ल्ड लेवल पे कोई भी ऑप्ट कर सकता है ताकि एक कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। उसके बाद हम टैक्स को भी कम कर सकते हैं उन गुड्स के लिए जिनके प्रोडक्शन में कम कार्बन एमिट होता है। ठीक है जी, तो ये भी एक प्रोबेबल सोल्यूशन हो सकता है, राइट। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात की, पूरे मुद्दे की बात की। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया हो। मैं आपको इसी के साथ छोड़ना चाहती हूँ। आई होप ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हो। हम फिर से कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।